जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं आज एक ऐसे टॉपिक को जो टॉपिक अपने आप में समझ पाना ये काफ़ी कठिन विषय माना जाता है। और ये ऐसा टॉपिक है जिसको समझ पाना हर किसी के बस का बात नहीं है ना। इसको समझना बहुत ही कठिन है। और जब इसके ओरिजिनल अगर बुक को पढ़ेंगे, है ना, जो इसका वास्तविक रूप में जो लिखा गया टेक्स्ट बुक है उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ से और कठिनाई होता है, क्योंकि वहाँ पे आप उसका हिंदी रूपांतरण नहीं कर पाते। और हिंदी जब रूपांतरण नहीं कर पाते तो शब्दों में जो वो आप काफ़ी उलझ जाते हैं। बता दें कि दामोदरी कोराय खोटा जगत का एक ऐसा काव्य माना जाता है। जब 1986 में इसका प्रकाशन होता है तो लगता है कि पता नहीं इतना आसानी से यह काव्य लिखा गया होगा, लेकिन नहीं। इस काव्य को लिखने के पीछे कई लोगों का सहयोग रहा है। और स्पेशली अगर बात किया जाए तो परमाणिक जी का, शिवनाथ परमाणिक जी का योगदान जो वो काफ़ी अमूल्य योगदान माना जाता है इस रचना को लिखने के लिए। जब इस रचना को लिखा जाता है उसके बाद खोटा का कद जो है ना वो बढ़ जाता है। साहित्यकार का तो कद बड़ा है ही, लेकिन साथ ही साथ इस भाषा की, इस विषय की जो ओहदा है, जो कद है, वो और भी बढ़ जाता है। कुछ ऐसी रचनाएं होती है लगभग हर भाषाओं में, सभी भाषाओं में जो वो कुछ कुछ ऐसे रचनाकार आते हैं, कुछ ऐसी रचनाएं होती है जो कि उस भाषा को और ऊपर ले जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम मान सकते हैं कि खोटा जगत का एक ये भी काव्य उसमें से शामिल किया जा सकता है, जिसे खोटा भाषा को आगे ले जाने में और ऊपर करने में जो वो अमूल्य योगदान रहता है इस काव्य का। इसे मधुर काव्य भी, ए.के. झा जी के द्वारा इसे मधुर काव्य बोला गया है। बता दें कि जब इसको लिखने की शुरुआत करते हैं शिवनाथ परमाणिक तो कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं, चीज़ें करते जाते हैं। धीरे धीरे करते करते जब उनको लगता है कि हमको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो बड़े बड़े और भी जो उनके सीनियर कवि थे, साहित्यकार थे, उनसे वो जा कर के मिलते हैं। चाहे वो पानुरी जी हो, ए.के. झा जी हो, उसके बाद उनके साथी थे बंसीलाल बंसी, है ना, और शांति भारत जैसे सहयोगियों के साथ जाकर के वो बात करते हैं और उनसे कह सकते हैं कि उनसे भी कुछ कुछ मदद लेते हैं। कई बार होता है कि कोई चीज़ हमको एक अकेले नहीं समझ में आता है, लेकिन जब चार लोगों का दिमाग होता है तो वहाँ पे जो है वो चीज़ें अलग अलग निकल करके आती है। ठीक उसी प्रकार से जब यह काव्य को जब ए.के. झा जी को दिखाते हैं परमाणिक जी, तो ए.के. झा ने कहा कि इसमें से 10 पद्य को आप और जोड़ दीजिए इसमें से। तो ए.के. झा जी के कहने के बाद में इसमें से 10 पद्यों को और जोड़ा गया। तो चीज़ें कह सकते हैं कि हर जगह होता है कि अगर आपने मान लिया कि नहीं हम ही अकेले सब कुछ कर सकते हैं तो ये गलत बात है। आप सबका सहयोग लेकर के किसी भी कार्य को कीजिए तो उसका जो मज़ा होता है वो अलग होता है ना। और उसमें सारे लोगों का सहयोग होता है तो वो चीज़ें और भी अच्छी लगती है कि सबका सहयोग रहता है। ठीक उसी प्रकार से जब इसी रचना के बारे में दिखाने के लिए जब पानुरी जी के पास जाते हैं तो वहीं पे एक संस्मरण लिखा जाता है ना, बरवा अड्डा कखय बोर, जिसमें से शांति भारत, बंसीलाल बंसी और शिवनाथ परमाणिक ये तीनों मित्र जाते हैं। और ये तीनों मित्रों को खोटा का त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, खोटा का त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, बंसीलाल बंसी, शांति भारत, है ना। इस तरह से आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, शिव बंसी, है ना, इस तरह से लिखिएगा, और शांति। ठीक है, शिव बंसी शांति, ये तीनों आपको याद रखना, ये खोटा के त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। शिवनाथ परमाणिक, बंसीलाल बंसी और शांति भारत, ये तीनों व्यक्ति जो वो इसी बहाने दामोदरी कोराय रचना के बहाने ही जाकर के पानुरी जी से मिलने के लिए जाते हैं। तो शांति भारत कहते हैं कि चलिए यही एक बहाना मिला जो कि हमको पानुरी जी से मिलने का सौभाग्य भी हो गया, है ना। और दिसंबर 1985 में वो जाते हैं, पानुरी जी से भेंट करते हैं। तो वहाँ पे पानुरी जी को जब यह रचना दिखाते हैं तो पानुरी जी भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका तो पहले से ये रहा था कि खोटा भाषा को कैसे और आगे ले जाया जाए। और जब यह रचना को वो देखते हैं तो और भी खुश होते हैं कि हाँ ये काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी सराहा भी उन्होंने। अगर बात किया जाए खोटा जगत की ही नहीं, कई लगभग जो भी साहित्यकार जगत के लोग हैं, हर व्यक्ति ने, हर साहित्यकार ने जो वो इस काव्य को जो वो सराहा है, इसकी रचना को सराहा है। इसमें जो एक एक शब्द को जो पिरोया गया है, झारखंड की संस्कृति के बारे में जो बताया गया, यहाँ के वन्य जंगलों के बारे में, यहाँ के आदिवासियों की समस्याओं के बारे में जो उकेरा गया इस काव्य में, वो काबिले तारीफ़ है। तो इसी रचना के बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हम मुख्य रूप में जो इसमें बता दें कि इसमें 6 सर्गों को शामिल किया गया है।
यानी बता दें कि इसको जो वो 6 खंडों में, यह भी एक कहानी के जैसा ही आप समझें, है ना, यह भी एक क्या है, कहानी है। लेकिन कहानी को क्या किया गया है कि 6 खंडों में तोड़ दिया गया है ना, इसको 6 खंडों में तोड़ दिया गया है। इस प्रकार से जो वो 6 खंडों में, अलग अलग खंडों में बांट दिया गया है, जिसमें से पहला खंड आता है वो है मेला। मेला अगर बात किया जाए, जो ये खंड काव्य है, इसमें से मुख्य रूप से झारखंड के मगध शासक गुप्त वंश के बारे में उसका आगमन होता है, कैसे, झारखंड में, और उसके बारे में बताया जाता है कि उसका कैसे राजतंत्र यहाँ पे स्थापना होता है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी बात की गई है, जैसे शिव दुर्गा भक्त राजा रानी जो थे, उनके राजमहल में दुर्गा मेला लगता है। और भी धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पे बात किया गया है। झारखंड की जो यहाँ की पर्यावरण है उसके बारे में, जल जंगल ज़मीन के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाता है पहले में, यानी जो मेला जो इसका पहला खंड है। क्लियर हो गया। तो ये सारी बातें यहाँ पे किया जाता है, और कैसे एक बौद्ध व्यक्ति आते हैं, है ना, बौद्ध प्रचारक के रूप में बोल सकते हैं, है ना, तो वो व्यक्ति जो वो राजा को कैसे अपना बौद्ध धर्म की ओर मोड़ते हैं, और धीरे धीरे वहाँ के लोगों को जो वो बौद्ध धर्म की ओर खींचते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे चर्चा किया गया है। उसके बाद दूसरा है सरंची कमल। तो यहाँ पे इसका दूसरा जो खंड है वो है सरंची और कमल। तो देखिए, सरंची तो इस पूरे काव्य की नायिका है ना, सरंची जो इस काव्य की नायिका है, और कमल यहाँ पे नाम जो है, उसका नाम जो है वो कमल केतु से लिया गया है। तो कमल केतु है ना, तो उसी का कमल ले लिया गया। तो सरंची कमल ये दूसरा इसका जो वो खंड है। इसमें से मुख्य रूप में क्या बताया गया है सरंची कमल में, तो इसमें क्या है कि एक काव्य की नायिका जो घटवार घर में जन्म होता है, घटवार कन्या के बारे में, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा मिलता है। महुआर नामक गांव में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम रहता है सरंची। तो प्रकृति की गोद में पलने वाली सरंची जो वो कालकेतु की आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जब शुरुआती दौर में जो यहाँ पे राजा के बारे में बात किया गया है, वो किसके बारे में बात किया जाता है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे आता है ना, तो मगध के जो राजा उस समय होते हैं तो वो उमादित्य है। तो यहाँ पे 3 राजाओं के बारे में चर्चा मिलता है। एक उमादित्य है ना, एक उमादित्य पहला आपको याद रखना है। दूसरा इसमें जो आता है वो है कालकेतु, और तीसरा है कमल केतु। ये 3 राजाओं के बारे में यहाँ पे विशेष चर्चा जो वो किया गया है। इन तीनों के आपको क्रम से याद रखने हैं, है ना, तीनों आपको क्रम से भी पूछा जा सकता है, उमादित्य, कालकेतु और कमल केतु। तो ये तीनों के बारे में यहाँ पे जो चर्चा इस काव्य में जो वो मिलता है। तो होता क्या कि शुरुआती दौर में उमादित्य ठीक ठाक स्थिति रहता है, लेकिन बीच में जब कालकेतु आता है तो वो कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाता है जो कि आदिवासियों के खिलाफ हो रहता है, और आदिवासियों के विरुद्ध में कुछ ऐसी नीतियों का वो पालन करता है, जिसके कारण से वहाँ के लोगों को काफ़ी असंतोष होता है उसके प्रति में, और सरंची भी उसका विरोध करती है। फिर उसके बाद कालकेतु के बाद में आता है कमल केतु, जो कि ये फिर आदिवासियों का समर्थन करते हैं। और एक समय ऐसा होता है कि सरंची और कमल केतु ये दोनों को पूरे उस गांव में जो वो बेटा बेटी के जैसा, यानी पुत्र के समान जो वो मान लिया जाता है, और दोनों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ के आदिवासी लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात किया गया है। अगर क्रम में बात किया जाए तो इस तरह से क्रम से भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे राजवैद्य की बात की जाती है। तो लेकिन सरंची कमल में यहाँ पे बीच में एक आता है कि जब सोहराय का पर्व होता है तो उसी समय काड़ा जो खूंटने का प्रथा जो है वो चल रहा था। तो वहाँ पे एक काड़ा को खूंटा जाता है जिसका नाम आरना रहता है। होता क्या कि राज्य के महुआर जंगल में एक उधर बाघ जो वो पागल होकर के आदमखोर हो जाता है, और इधर जो भैंस जो काड़ा होता है जिसको खूंटा जाता है सोहराय पर्व पे, वो भी जो वो खूंटा जो होता है वो तोड़ करके भाग जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा सोहराय में पहले क्या होता था कि जब उसको बांध दिया जाता था और वहाँ पे ढोलक वगैरह जो है वो मांदर वगैरह बजाया जाता था, ताकि उसको कह सकते कि काफ़ी परेशान किया जाता था उसको बांध करके। काड़ा या जो भी हुआ करता था उसको बांध करके और उसको परेशान किया जाता था। फिर वो रस्सी तोड़ दिया जाता था, या तो रस्सी तोड़ देता या तो फिर खूंटा तोड़ करके वो इधर उधर भागता था। तो ये सारी बातें होती है। जंगल में सरंची जो वो पीछे पीछे जाती है, तो वहीं पे सरंची और कमल केतु ये दोनों का मिलन होता है। पहली बार ये देखते हैं उन दोनों के बीच में, पहले तो खींचातानी होता है, पहले तो वो गुस्सा होता है दोनों के बीच में। यहाँ पे सरंची एक बहुत अच्छा यहाँ पे बात भी बोलती है ना। जब शुरुआती दौर में जब मिलते हैं तो वहाँ पे होता क्या है ना कि जब आते हैं अचानक, तो
कमल केतु जो वो सरंची के समीप जाने लगता है। तो वहीं पे सरंची बोलती है कि डेग बढ़ेले मारबो कांड, फांफर करबो करजी। यानी एक भी डेग यानी एक भी कदम आगे बढ़ाया तो हम जो वो क्या मारेंगे, कांड। कांड यानी धनुष जो वो बाण मारेंगे। फांफर करबो करजी, तो इसके बारे में जो है वो पूरा कलेजा चीर मतलब बाण मारेंगे जो कि कलेजा चीर देंगे। तो ये बातें यहाँ पे किया गया है सरंची के द्वारा। तो फिर यहाँ पे पहले तो दोनों में खींचतान होता है, लेकिन बाद में वो दोनों जो वो मिल जाते हैं और अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और दोनों में आगे चल करके काफ़ी प्यार हो जाता है। वहीं पे बाघ जो वो आता है, जो आदमखोर बाघ जो भाग गया था वो यहाँ पे आता है और कमल केतु को जो वो घायल कर देता है। घायल करने के बाद में वहीं पे सरंची रहती है। सरंची अपना वीरता का परिचय देती है और उस बाघ को जो वो वहाँ पे मारती है और दोनों के बीच में वहाँ पे जो वो उसका सहयोग कमल केतु का सहयोग करती है। बाद में जब सुबह होता है तो सुबह कमल केतु के जो भी राज दरबार के लोग थे, उसके सहयोगी थे, उसके दल के जो लोग होते हैं वो आकर के कमल केतु को ले जाते हैं राजमहल। लेकिन सरंची अपना जो है वो घर चली जाती है। लेकिन दोनों के बीच में यहाँ से दोनों का प्यार जो वो बढ़ता जाता है और इस प्रकार से जो ये सरंची कमल का यहाँ पे ख़त्म होता है। अब उधर देखिए, जैसे यहाँ पे दूसरा ख़त्म होता है सरंची कमल, तैसे तीसरा आता है आपका, वो आता है तीसरा खंड राजवैद। तो राजवैद बता दें कि जो इसका तीसरा खंड है उसमें से क्या होता है। तो इसमें बता दें, जब सरंची कमल दोनों अलग होते हैं तो उसके बाद कमल केतु जो घायल होता है उसको राजवैद एक नाम आता है जिसका नाम रहता है घूमा। तो वो आ करके जो वो कमल केतु का इलाज करते हैं, वो एक वैद्य के रूप में, यानी जो भी जड़ी बूटी होता है उससे वो इलाज करते हैं। उसका इलाज करने के बाद में वो ठीक होता है। फिर यहाँ पे क्या है कि उसी राजवैद्य जो घूमा है उसी के सहयोग से सरंची और कमल केतु को दोनों को मिलाने का प्रयास किया जाता है और ये सारी बातें यहाँ पे होता है। तभी यहाँ पे हूण आक्रमण, ये जो इसका चौथा जो खंड दिया है हूण, तो वहीं पे हूण आक्रमण के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाता है। और हूण आक्रमण होता है, उस आक्रमण से काफ़ी ज़्यादा तबाह होता है पूरा उसका जो राज्य होता है कमल केतु का, या कह सकते हैं कि झारखंड में ही आकर के अपना राज्य बसा लेता है। तो वहीं जो भी बात कीजिए, दोनों एक ही चीज़ हुआ। तो जब वहाँ पे पूरा तबाह कर देता है, कई सारा लूटपाट होता है, लेकिन अंत में यहाँ पे कह सकते हैं कि आदिवासियों की वीरता का परिचय देते हुए उन लोगों को किसी तरह से खदेड़ा जाता है, लेकिन क्षति काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और उस क्षति को जो वो कमल केतु जो वो अच्छा से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा से उसको नहीं मानते, उसको सोच करके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। और यहीं से जो वो कमल केतु और सरंची मिल करके कुछ मूल निवासियों को शिक्षित और एक हक की लड़ाई के लिए जागरूक बनाने के लिए एक अभियान जो वो यहाँ से चलाते हैं और फिर से सोचते कि जो अपना राज्य जो वो डूब गया है उस चीज़ को फिर से कैसे ऊपर उठाया जाए, जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्षति हो गया है उसे कैसे और फिर से वापस लाया जाए। यहाँ पे एक पर्व का नाम यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे दो पर्व का नाम आता है, एक तो आता है कर्मा और एक है सोहराय और एक दुर्गा पूजा। तो यहाँ पे तीन पर्व का यहाँ पे चर्चा किया गया है। पहला जो मेला सर्ग है तो वहाँ पे दुर्गा पूजा का बात किया जाता है, ठीक है। अगर सरंची कमल की बात किया जाए तो वहाँ पे सोहराय की बात आती है, जबकि चौथा जो आपका हूण आक्रमण है वहाँ पे कर्मा पर्व का जिक्र जो वो मिलता है। तो ये तीनों आपको पर्व के बारे में भी आपको याद रखना है कि किस खंड में किस पर्व का उल्लेख किया गया है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। तो ये सारी बातें होती है। उसके बाद आता है अमर चाटान। तो ये सारी बातें यहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है, फिर से सुधार करने का प्रयास किया जाता है। कमल केतु और जो सरंची होती है, सरंची और कमल, ये दोनों जो वो मिल करके राज्य को फिर से सुधार करने का प्रयास करती है और यहाँ से धीरे धीरे चीज़ें फिर से वापस पटरी में आता है और फिर यहाँ पे लोग जो वो काफ़ी ज़्यादा खुशी से रहने लगते हैं। यहाँ पे आगे है कि जब सरंची कमल आगे चल करके जो अमर चाटान है, जो पांचवा खंड है, उसमें से चर्चा किया गया है कि जब वो जंगल जाते हैं तो वहीं पे, अब यहाँ पे एक धूमा के बारे में हमने पिछला थोड़ा सा आपको नहीं बताया। होता क्या है ना कि यहाँ पे जब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि कमल केतु और धूमा के बीच में तनाव खींचातानी होता है और यहाँ से क्या है कि धूमा जो राजवैद्य होता है उसको भगा दिया जाता है। वो राजवैद्य क्या करता है कि वहाँ से जाने के बाद वो जंगल चला जाता है और वहाँ पे क्या करने लगता है कि वो चीज़ें जो जड़ी बूटी होता है उसका खोजने लगता है, तपस्या वगैरह करने लगता है और वहीं पे वो रहने लगता है। काफ़ी लंबा समय बीत चुका था और उसका ऐसा चेहरा हो गया था
कि जब आगे चल करके कुछ दिनों के बाद में जब सरंची कमल राजवैद्य जो धूमा है उससे मिलती है, तो ये दोनों लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये वही राजवैद्य है जिसको हमने भगाया है। तो यहाँ पे वो पहचान तो नहीं पाते हैं। और मुख्य रूप में यहाँ पे जो जंगल और जंगल की जड़ी बूटी है ना, उसका यहाँ पे महत्व बताया गया है कि क्या महत्व है जंगल की जड़ी बूटियों का। ये सारी बातें यहाँ पे की जाती है इस सर्ग में। साथ ही साथ यहाँ पे धूमा के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। फिर यहाँ पे धूमा जो वो एक देता है, एक चाटने के लिए एक अमर चाटान के रूप में वहाँ पे देता है। तो बोलता है कि ले अमर चाटान, है ना, और अमर चाटान जो वो वहाँ पे देता है। साधु आपन परिचय देता है और ये देता है। दोनों जो वो घोर नींद में सो जाते हैं और वहीं पे दोनों को सपना आता है और सपने में उन लोगों को सपना देखते हैं कि हम लोग जो वो मिल गए हैं, है ना। और वापस जब उनको नींद खुलता है तो दोनों को पता चलता है कि नहीं, हम लोग दोनों जो वो सपना देख रहे थे और दोनों का सपना एक ही जैसा था। तो ये सारी बातें यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद जो वो आता है इसका अंतिम जो सर्ग है उसका नाम रहता है हाड़पा। इसका जो आखिरी जो आपका आता है वो है हाड़पा। हाड़पा का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ पे किया जाता है ना। धीरे धीरे जब कमल केतु को जो वो होड़ आदिवासी जो होते हैं, होड़ यहाँ पे शब्द का प्रयोग जो किया गया वो आदिवासी के लिए, और दीकू, तो दीकू और होड़ ये दो शब्द का प्रयोग, और ये तो आप शब्द पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि दीकू का अर्थ होता है बाहरी लोग और होड़ का अर्थ होता है यहाँ के जो रहने वाले मूल आदिवासी हैं, उनको होड़ के नाम से संबोधित किया जाता है। तो वो लोग क्या कि कमल केतु को जो वो पूरा धर्मी बेटा के रूप में मान लिया था। सभी लोगों को सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उसी बीच में एक त्रासदी देखने को मिलता है और सबके लोगों में उथल पुथल जैसा मच जाता है। राजगढ़ की क्षति को देख करके कालकेतु बहुत अच्छा से उबर तो नहीं पाता है, लेकिन वो क्या करता है कि चिंता से बीमार पड़ जाता है। तो सुगना नामक एक सुगना मांझी रहता है जो उसके गांव का आदिवासी जो रहता है, उसको जो वो मांझी को जो वो महल का जिम्मा जो वो दे करके सौंप देता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो ये सरंची रहती है वो मानकी बनाया जाता है, सरंची को यहाँ पे मानकी बनाया जाता है। चीज़ें कुछ कुछ ठीक चल रहा था, तब तक उसी बीच में एक त्रासदी आता है जो कि अचानक से बाढ़ आता है। पानी काफ़ी ज़्यादा उस समय वर्षा होता है, जिसके कारण से दामोदर में जो वो काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे बाढ़ आ जाता है और वहाँ पे उथल पुथल मचने लगता है, क्योंकि पूरा बाढ़ में जो वो पूरा गांव जो है वो डूब जाता है। लोगों को बचाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पे सरंची और कमल ये दोनों अपना पूरा जी जान झोंक देते हैं लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सहायता और मदद करने के लिए। इसी बीच में होता क्या कि एक बूढ़ी औरत रहती है, उसको बचाने के लिए क्या होता है कि क्रम में सरंची को जो वो वज्रपात के कारण से उसकी जो वो मौत हो जाती है और इस सदमे को जो वो कमल जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। यहाँ पे एक अगर बात किया जाए तो सेंटेंस का प्रयोग किया गया है ना, कि गिरे, यहाँ पे बात किया जाता है कि सरंची, है ना, तो यहाँ पे बात किया जाता है सरंची कि कमल यहाँ पे जब पुकारती है, वो चित्कार करती है गिरने के समय में, जब उसको बिजली लगता है ना, तो वो पुकारती है कमल, तो उधर से कमल आता है वापस और सरंची अचेतन देख करके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसको बोलती कि प्राण राखो, यानी जो हमारी प्राण का रक्षा करने वाली थी वो आज जो वो हमें छोड़ करके जा रही है। और इस प्रकार से जो वो सरंची की मौत के बाद उस सदमे को जो वो कमल जो होता है, कमल केतु जो है तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसका भी निधन जो वो हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पे जो वो दीकू होड़े जोड़ी मोर सिराय जाहत और दामोदरे कुराय का इस तरह से जो वो अंत होता है। इस कहानी के माध्यम से आपको चीज़ों को समझाया गया है ताकि यहाँ पे कई चीज़ें आपको ध्यान से और कहानी के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये कठिन नहीं लगेगा। कई बार क्या होता है कि लोग अलग अलग चीज़ों में उलझे हुए हैं इसको लेकर के। कुछ लोग जो वो इसको ओरिजिनल किताब को खरीद करके ले आए हैं और उसको पढ़ रहे हैं, तो उसमें कई ऐसे कठिन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया जिसको आप अच्छे से उसका ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, उसके शब्दावलियों का मतलब नहीं समझ पाएंगे, तो वो काफ़ी कठिन होगा आपके लिए। तो उससे अच्छा है कि आप चीज़ों को समझते हुए कहानी के माध्यम से आप चीज़ों को समझें और जो इसको उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन चीज़ों को आप याद रखें। उससे ज़्यादा आपसे कुछ भी यहाँ से पूछा नहीं जाएगा।
आइए तो शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। दामोदरी कोराय कैसन रचना ला गए? तो दामोदरी कोराय की अगर बात किया जाए तो यह एक खंड काव्य है या प्रबंध काव्य है, तो ये दोनों है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, खंड काव्य को ही प्रबंध काव्य भी कहा जाता है, तो ये याद रखना, ये एक खंड काव्य है यानी प्रबंध काव्य है। क्लियर हो गया। और बता दें कि खंड काव्य में सबसे चर्चित खंड काव्य में अगर किसी को शामिल किया जाता है तो वो दामोदरी कोराय ही है। ऐसा नहीं कि खोटा में कोई एक दो रचना लिखा गया है, खोटा में कई सारे खंड काव्य लिखे गए, लेकिन उसमें से सबसे चर्चित जो खंड काव्य माना जाता है वो दामोदरी कोराय को माना जाता है। अगला सवाल है, दामोदरी कोराय प्रबंध काव्य कर लिखवैया का नाम बतावा। तो दामोदरी कोराय प्रबंध काव्य को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लेखक हैं शिवनाथ परमाणिक। शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा इस प्रबंध काव्य को लिखा गया है। दामोदरी कोराय कर भूमिका लिख लेहत, तो इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो ए.के. झा जी के द्वारा इसकी भूमिका जो वो लिखी गई है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। दामोदरी कोराय के मधुर काव्य कहलत, तो दामोदरी कोराय के मधुर काव्य किसने कह करके पुकारा है? तो ए.के. झा जी ने इसे जो मधुर काव्य कह करके संबोधित किया है। अगला सवाल है कि दामोदरी कोराय के कथा वस्तु या सारांश लेखक के लिख लेहत। तो जो आप जब किताब इसका पढ़ेंगे ना तो उसमें से आपको 6 जो वो अलग अलग नामों से उसका सारांश किया गया है, पूरी कहानी को कहानी के जैसा पूरा सारांश किया गया है शॉर्ट में। तो उसको यह कार्य जो करने का जिम्मा मिला था वो शांति भारत जी को मिला था और इन्होंने बखूबी इस कार्य को निभाया है हाँ, और काफ़ी अच्छे से इसको जो वो सजा करके ये पूरे कथा वस्तु को समझाने का प्रयास किया गया है। अगला सवाल की बात किया जाए तो वो है दामोदरी कोराय कर पहिल प्रकाशन बचत। तो इसका पहला प्रकाशन 1986 में होता है, दूसरा प्रकाशन 2019 में होता है। क्लियर हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, पहला 1986 में और दूसरा जो है वो 2019 में। तो ये दोनों आपको वर्ष याद रखने, पहला प्रकाशन भी और दूसरा प्रकाशन भी। दामोदरी कोराय कर प्रकाशक का नाम बतावा। तो इसकी प्रकाशक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका प्रकाशक का नाम क्या है। तो बता दें कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद भतुआ बोकारो, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदरी कोराय में कुल कई गो खंड या कई गो सर्ग है? तो इसमें से कुल 6 सर्ग हैं, है ना। 6 खंडों में ये अलग अलग बटा हुआ है। 6 खंड हमने बता दिया, मेला, सरंची कमल, राजवैद, हून, अमर चाटान और हड़पा। ये क्रम से आपको याद होने चाहिए, यहाँ से आपको जो वो क्रम से याद होने चाहिए। नहीं याद हो रहा है तो आप कुछ इसका शॉर्ट फॉर्म लगाइए, जैसे मे से मेला ले लीजिए, सरंची कमल से स ले लीजिए और राजवैद से रा ले लीजिए, मेसरा हो गया। तो मेसरा रांची में आपको पता ही होगा, एक मेसरा जगह है, तो मेसरा हो गया। हून आपको याद रखिए, मेसरा हु, और कुछ और याद रख लीजिए। उसके बाद अमर चाटान है और हड़पा है। तो आप सोच लीजिए कि क्या क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके मेसरा हो यहाँ, इस तरह से भी करके चाहे तो आप याद रख सकते हैं, है ना। ऐसे भी चाहे तो आप याद रख सकते हैं। किसी तरह से आप चीज़ों को ध्यान से याद रखिए, क्रम आपको याद रहेगा, है ना। ऐसे 6 है तो ज़्यादा कोई मुश्किल तो है नहीं, है ना। मेला, सरंची कमल, राजवैद, हून, अमर चाटान और हड़पा। लेकिन अगर कोई कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। पहले क्या होता है, मेला होता है, फिर उसके बाद सरंची कमल का भेंट होता है, फिर राजवैद उसका इलाज करते हैं कमल केतु का, फिर हून आक्रमण यहाँ पे बताया गया, फिर अमर चाटान, ये जो राजवैद होता है वो अमर चाटान यानी जो एक फांकी देता है दोनों को चाटने के लिए, जो कह सकते हैं कि कुछ मतलब वहीं का जड़ी बूटियों का बना होता है, पीस करके वो देता है कि इसको चाट लो, तो वो देता है अमर चाटान। तो उसी को बोला गया है अमर चाटान, यानी वो अमर हो जाने के लिए ऐसा नाम यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आता है अंत में हड़पा, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे 6 वो आप क्रम से याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। अगला सवाल है, दामोदरी कोराय कर पहिल खंड या सर्ग के नाम बतावा। दामोदरी कोराय कर पहिल खंड या सर्ग के नाम बतावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेला। मेला जो वो इस दामोदरी कोराय का पहला खंड है। अगला सवाल है, दामोदरी कोराय कर आखिरी खंड या सर्ग के नाम बतावा। तो आखिरी इसका जो वो हड़पा है। दामोदरी कोराय के सर्ग नाय ला गए, इनमें से कौन सा जो वो दामोदरी कोराय का एक सर्ग नहीं है? तो मेला, सरंची कमल और राजवैद, ये तो है। डिंडक डोबानी नहीं है। डिंडक डोबानी एक ये भी प्रबंध काव्य ही है। ये क्या है? ये भी एक प्रबंध काव्य है। किसके द्वारा लिखा गया जी? तो ये बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। बंसीलाल बंसी ने इसे लिखा है, प्रबंध काव्य ये भी है। अगला सवाल है, दामोदरी कोराय के सर्ग नाय ला गए, इनमें से कौन सा सर्ग जो वो दामोदरी कोराय से संबंधित नहीं है? हून है, अमर चाटान है और हड़पा है। ये तीनों तो है, भीष्मिक सत नहीं है। भीष्मिक सत जो है ये भी एक प्रबंध काव्य ही है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि भीष्मिक सत जो प्रबंध काव्य है उसको किसके द्वारा लिखा गया है। ये आप कमेंट करके बताइएगा ये किसके द्वारा लिखा गया है।
तो ये आप कमेंट करके जो वो हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एकर में कौन प्रबंध काव्य नाय ला गए? इनमें से कौन सा एक प्रबंध काव्य नहीं है? तो देखिए दामोदरी कोराय ये तो प्रबंध काव्य है, बामा हाथ एक माला और मुक्तिक डहर ये तीनों तो जो वो प्रबंध काव्य है, जबकि चंदूलाल चौकीदार एक क्या है, नाटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डी जो वो इसका सही आंसर नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। एके झाजिक सलाह से कवि शिवनाथ प्रमाणिक कते पद पेछू जोड़ल हत? तो उसमें से 10 पद जो वो एके झाजी के सलाह के बाद, यानी जब वो देते हैं कुछ सलाह देते हैं उसके बाद इसमें 10 ठो जो वो अलग से पद इसमें जोड़ा जाता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। दामोदरी कोराय कर पहिल सर्ग मेलाएं ककर चर्चा करल गेल है? तो दामोदरी कोराय के पहिल सर्ग मेला में झारखंडे के बोन झार के महत्व के बारे में बताया गया है। मगध कुल के राजा उमादित्य की चर्चा यहाँ पे की गई है और बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इस सभे के चर्चा पहला सर्ग में मिलो है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि दामोदरी कोराय के दोसर सर्ग सरंची कमल में ककर चर्चा करल गेल है? तो पहला तो इसमें गरीब घटवाहा घर एक बेटी की चर्चा की गई जिसका नाम क्या रहता है, सरंची रहता है। सोहराय पर्व के बारे में यहाँ पे चर्चा मिलता है और एक काड़ा का चर्चा किया गया जिसका नाम आरना रहता है ना। तो ये नाम आपको जरूर पूछा जाएगा, ये नाम आपको जरूर याद रखिएगा, आरना। सरंची और कमल केतु कर मिलन पहिल बेर यही जो वो सर्ग में होता है, दूसरा सर्ग में ही, सरंची कमल में। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदरी कोराय कर तेसर सर्ग राजवैद में चर्चा करल गेल है? तो दामोदरी कोराय का तीसरा सर्ग जो राजवैद है उसमें से किसकी चर्चा की गई है? तो यहाँ पे कमल केतु का इलाज करवैया राजवैद धूमा का चर्चा मिलता है। सरंची कमल के मिलवावे जिगिस्ता यहाँ पे धूमा करता है ना, धूम ने धूमा धूम कर दिया। अच्छा चलिए, कुछ भी ये टाइप कर देता है, कोई बात नहीं। चलिए तो इसका याद रखेंगे, सरंची कमल की मिलवावे जिगिस्ता धूमा कर रहे हैं, है ना, जो कि राजवैद रहता है। और राजा कमल केतु और राजवैद के बीच में यहाँ पे झगड़ा होता है और दोनों में वो टकराव आता है, जिसके बाद राजवैद क्या होता है, राजवैद क्या करता है, वो जंगल चला जाता है ना, जंगल चला जाता है। जंगल में जड़ी बूटियों को वो लगातार खोज कर रहा होता है और उसका पूरा शकल बदल जाता है, जिसको देख करके बाद में सरंची कमल भी नहीं पहचान पाती कि ये राजवैद धूमा ही है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदरी कोराय कर चौथा सर्ग हूण में ककर चर्चा करल गेल है? तो दामोदरी कोराय का चौथा सर्ग जो है हूण, उसमें से किसकी चर्चा की गई है? तो यहाँ पे हूण सेनापति मिहिर कुल का चर्चा मिलता है। जो हूण सेनापति रहता है, जो हूण आक्रमण होता है जब, तो उसमें से जो उसका सेनापति रहता है उसका नाम मिहिर कुल रहता है। यहाँ पे करम पर्व की चर्चा की गई है। जब करम पर्व जो राजमहल में मनाया जाता है तो वहाँ पे सरंची कमल जो वो दोनों मिल करके काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे सारा चीज़ बात किया गया है। फिर बाद में जब ये होता है ना, जब हूण आक्रमण होता है तो उसमें से जो हार होती है कमल केतु की, और तो उसमें बताया जाता है कि कमल केतु बाद में कहता है कि अगर यह हार हमारा हुआ है, इसके पीछे यही है कि दीकू और होड़ में ये दोनों के बीच में फूट के कारण से, दीकू और होड़ अगर दोनों एक साथ मिल करके अगर ये काम करते तो यह दिक्कत जो वो नहीं होता। और आज जो वो हम लोग हारते नहीं, हम लोग कहीं ना कहीं अपने फूटमत के कारण से हम लोग हार गए। और ये सारी बातें यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया है इस काव्य के चौथे सर्ग में। अगला सवाल आते हैं। दामोदरी कोराय कर पांचवा सर्ग अमर चाटान में चर्चा करल गेल है? तो दामोदरी कोराय का पांचवा सर्ग अमर चाटान में किसकी चर्चा की गई है? तो यहाँ पे जड़ी बूटी का गुण का वर्णन किया गया है, पहला। दूसरा है कि सरंची कमल की राजवैद धूमा से भेंट होता है लेकिन यह पहचान नहीं पाते हैं। और फिर वहाँ से जो वो एक अमर चाटान यानी जो जड़ी बूटियों को पीस करके वो देते हैं, उसको चाट देते हैं कि लो इसको जो वो खा जाओ। तो वो खाने के लिए वहाँ पे जड़ी बूटियों को ही चाटने के लिए चटनी जैसा देते हैं, ठीक है, अमर चाटान। तो उसका नाम रहता है अमर चाटान। कमल केतु राज्य व्यवस्था के सुधारक जिगिस्ता, और जब हूण आक्रमण से जो क्षति हो गया था पूरा राज्य, उस चीज़ को जो वो फिर से सुधारने का प्रयास जो वो यहाँ पे कमल केतु के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में जो वो उसे काफ़ी ज़्यादा इससे दुख होता है। उसके बाद जो वो उसे सारा चीज़ जो वो सौंप देता है किसे, तो एक व्यक्ति को सौंप देता है ना। वहीं के एक मांझी रहते हैं, उसको जो वो सौंप करके और वो जो वो अपना पूरा सब कुछ हट जाते हैं वहाँ से। नाम भी आपको याद रखने, यहाँ से कई सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। हालांकि इसका फाइनल वीडियो नहीं है, ये आपको केवल एक प्रैक्टिस के माध्यम से दिया जा रहा है, एक आपको परिचय के माध्यम से दिया जा रहा है,
इसका जब पूरा कंप्लीट वीडियो आएगा तो उसमें से कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ से प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। तो याद रखेंगे ये सारी बातें। उसके बाद आता है दामोदरी कुरान के छठा और आखिरी सर्ग हाड़पा में वर्णन करल गेल है। तो हूण आक्रमण से राजगढ़ के क्षति के वर्णन यहाँ पे करल गेल है। कमल केतु जो वो सुगना के सत्ता सौंपे के वर्णन यहाँ पे मिलो है। कमल केतु जो वो सुगना को सत्ता सौंप देता है। और सरंची कमल यहाँ पे मानकी बनती है। और सरंची कमल की मृत्यु के बारे में भी यहाँ पे अंत में जो वो चर्चा किया गया है। तो ये सारी बातें यहाँ पे बात किया गया है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई बना दिए हम लोग। चलिए इसमें 4 पॉइंट आपको जोड़ दिए, है ना। आपको यहाँ पे सिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ आपको हम कोई टेस्ट नहीं दे रहे हैं, या तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको यहाँ पे नहीं देखना कि 5 ऑप्शन कहाँ आता है। आप तो 5 पॉइंट देते थे, तो कई बार हम जो है वो 4 ऑप्शन की जगह पे 5 ऑप्शन डाल देते हैं। वहाँ पे क्या कि कुछ कुछ चीज़ों को शामिल करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इस सर्ग में मिलेगा, जो कि दामोदरी कुरान का आखिरी और छठा सर्ग है, हाड़पा जिसका नाम है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। दामोदरी कुरान कौन ऐतिहासिक जगह कर बखान करल गेल है। तो यहाँ पे चेचगांव जो धनबाद जगह का है उसके बारे में चर्चा यहाँ पे मिलता है। दामोदरी कुरान की नायक रूप में देखल गेल है। तो दामोदरी कुरान की नायक के रूप में किसे देखा गया, तो इसमें आंसर हो जाएगा कमल केतु। कमल केतु को देखा गया है। अगला सवाल है कि दामोदरी कुरान की नायिका रूप में अगर देखल गेल है, तो नायिका के रूप में यहाँ पे किसे दिखाया गया, तो सरंची को यहाँ पे दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं और आज का ये आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको देना है कमेंट करके। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए क्या है। क्वेश्चन इसका है कि एक डोरी गंडा कतेक बराबर हबो है। एक डोरी गंडा जो वो कितने के बराबर होता है। इसका आंसर जो वो आप कमेंट करके बताइएगा। 20 के बराबर, 40 के, या 80 या 100 के बराबर होता है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। और इसका जो फाइनल वीडियो होगा वो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो आप घबराए नहीं, चीज़ों को अच्छे से शामिल किया जा रहा है इसमें से, ताकि आपको जब इसका फाइनल वीडियो मिले तो आपको अच्छे ढंग से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। इसका पूरा कंप्लीट आपको सेशन जो वो पसंद आएगा, आप भरोसा रखिए। ये केवल आपको एक परिचय मात्र था। जल्द ही हम इस पर पूरा टॉपिक जो वो कंप्लीट आपको देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।